Yeah. Now my voice is clear or not? इफ्रा आप बताएं आवाज आ रही है? जी अब आवाज आई किसी को? ओके ओके क्लास आपका मिस्टर फैसल के साथ आज लेक्चर था, लेकिन मैं आज आपका लेक्चर ले रही हूँ क्योंकि वो किसी मतलब इमरजेंसी में थे तो वो नहीं अटेंड कर सके आप लोगों के साथ। तो आज हमारा जो है वो आपकी जो लेक्चर है रिवीजन सेशन में वो क्वालिटेटिव रिसर्च का है। क्वालिटेटिव का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वालिटी वाइज चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ट्रेड्स देखते हैं उसके। ठीक है, तो हम उसकी क्वालिटी क्वालिटी को जज कर रहे होते हैं। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि उसके पैरामीटर्स को उसकी क्वालिटी के ऊपर हम बेस करके मेजर कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन में वो कहता है फॉर्म ऑफ द सोशल इंक्वायरी दैट फोकसेस ऑन द वे पीपल इंटरप्रेट एंड मेक ए सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव। ठीक है, यानी कि लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर स्टडी जो कर रहे होते हैं या रियल लाइफ के अंदर जो भी वो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है, और उसकी वो जब इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, उसकी जब वो फाइंडिंग्स को लिखते हैं कि खुद से उन्होंने क्या कहा, खुद से उन्होंने क्या फील किया सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर इवेल्युएशन करवाती हूँ, मैं कहती हूँ कि पोस्ट बेसिक क्लास है, ठीक है, वो लेट सपोज हमने 3 डिफरेंट जगह से जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। ठीक है, तो मैं अगर आपको वर्बली ये बता देती हूँ, सब्जेक्टिवली मैं बता देती हूँ कि मैंने 3 डिफरेंट ब्रांड का पिज़्ज़ा फूड पांडा से कहीं से भी ऑर्डर किया और मैंने उसको खाया है, या खाया नहीं, चले मैंने सुना है कि वो बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा है। लेकिन अब आप लोग क्या करते हो कि आप लोग कहते हो कि हमारी टीचर ने तो क्या कि 3 ब्रांड्स बड़े अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट इसको एक्सपीरियंस किया जाए। तो जब आप उस पिज़्ज़ा को फिजिकली मंगवा के एवरी इंडिविजुअल, ये नहीं कि एक की सुनी कही गई बात आगे कर दी, नहीं, एवरी इंडिविजुअल जब उसको आगे पास ऑन करता है, ठीक है, खाता है, जितने भी आपके 11 के 11 स्टूडेंट्स हैं, और फिर उसके ऊपर आप लोग क्वालिटी बनाते हो कि हाँ वाकई यार ये बड़ा स्टैंडर्ड का था, फिर आप उसकी उस लाइव एक्सपीरियंस के बाद जब आप इंटरप्रिटेशन देते हो उस पिज्जा की क्वालिटी पे, तो वो आपकी जो रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है, अच्छा जी, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। अब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो द मेन एम इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। रिसर्चर में ओनली नो रफली इन एडवांस व्हाट ही और शी इज लुकिंग फॉर। ठीक है, द डिजाइन emerges as the study unfolds. Researcher is the data gathering instrument. Data in the form of words, picture, or objects. Subjective in individuals. Interpretation of event is important. This is very important point. Qualitative data is more rich, time consuming, and not generalizable.
Researcher tends to become subjectively immersed in the subject matter. Okay, दूसरी साइड पे देखें, the aim is to classify, feature, count them and construct a statistical models in an attempt to explain what is observed. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, इसमें हम चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। इसमें रिसर्चर रफली एडवांस में क्या करता है कि वो देख रहा होता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, इसमें क्या करता है, इसमें वो ग्राफ बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, फीचर्स ड्रॉ करता है। ठीक है, इसमें वो डिजाइन को अनफोल्ड करता है, इसमें रिसर्चर क्लियरली बताता है कि वो रिसर्चर नोज क्लियरली इन एडवांस व्हाट ही और शी इज लुकिंग फॉर। ठीक है, इसमें रिसर्चर जो होता है डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है खुद भी। इसमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड। इसमें डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर, ऑब्जेक्ट। इसमें डाटा इस सूरत में नहीं होता, इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, क्वेश्चनर होता है और इक्विपमेंट टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वालिटेटिव डाटा है, मोर रिच, टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट जनरलाइजेबल। इसमें डाटा न्यूमेरिकल होता है इन नेचर, ऑब्जेक्टिव, सीक्स मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ टारगेट कॉन्सेप्ट्स। क्वांटिटेटिव डाटा इज मोर एफिशिएंट, able to test hypothesis. Researcher tends to remain separated from the subject matter. क्वालिटेटिव में वो बेचारा खुद रिसर्चर बना, वो रिसर्चर जो होता है वो पार्ट ऑफ स्टडी होता है, इसमें उसका वेरिएबल्स के साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वांटिफिकेशन की फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को, मेजरमेंट्स को एनालिसिस करता है और टारगेट करता है कॉन्सेप्ट को। लेकिन जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो एफिशिएंट होता है। ठीक है, हम उससे जल्दी हाइपोथेसिस बना लेते हैं। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। क्वालिटेटिव में हमने खुद उस चीज का हिस्सा बनना होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी इंडिविजुअल उसका पार्ट होता है उस इवेंट का, रिसर्चर खुद एक इंस्ट्रूमेंट बना होता है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये कि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उससे जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती। जनरलाइजेबिलिटी ये होती है कि मिसाल के तौर पे पोस्ट बेसिक ने 3 डिफरेंट ब्रांड का पिज्जा खाया और उन्होंने 3 डिफरेंट ब्रांड का पिज्जा खा के ये जनरलाइज कर दिया कि पूरे एसएनसी के सब डिसिप्लिन ने कहा कि हाँ इन 3 डिफरेंट ब्रांड्स का पिज्जा बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा होता है। ये है जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हर बंदा इंडिविजुअल है, उसका एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है। हो सकता है सिद्रा को, अगर हो सकता है सिद्रा को ही पिज्जा ना पसंद आया हो, तो पोस्ट आरएन की किसी 2 लड़कियों को पसंद आया हो, चौथी को ना पसंद आया, 5वीं को आया हो, छठी को ना आया हो, बीएसएन को ना पसंद आया हो, फैकल्टी में किसी को पसंद आया, किसी को ना पसंद आया। सो क्वालिटेटिव में क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है ना, तो हम उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते, जनरलाइजेबिलिटी नहीं होती। लेकिन क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, क्वांटिटेटिव में जनरलाइजेबिलिटी होती है, सबको इक्वली परफॉर्म करना पड़ता है, इक्वली रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं हमें। मेन टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च में केस स्टडी आ जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है, फेनोमेनोलॉजी आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है एंड हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी अटेम्प्ट टू शेड ए लाइट ऑन ए फिनोमेना by studying in depth a single case examples of the phenomena. The case can be an individual, person or event, a group or a institution. अब केस स्टडी नाम से ही जाहिर है कि एक खास केस होगा, स्पेसिफिक केस होगा जिसके ऊपर हमने स्टडी करनी होगी, और वो भी इन डेप्थ हमने उसके ऊपर लाइट डालनी होगी। वो इन डेप्थ लाइट जो होती है वो पर्सन पे भी हो सकती है, इवेंट पे भी हो सकती है, ग्रुप पे भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन पे भी हो सकती है। तो ये है केस स्टडी। ठीक है, अच्छा आगे है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी इज डेवलप्ड इंडक्टिवली फ्रॉम ए कॉर्पस ऑफ ए डाटा एक्वायर्ड बाय ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब हम लोग थ्योरी इसमें जनरेट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव की टाइप है जिसपे हम इंडक्टिवली थ्योरी को जनरेट करते हैं वाया गैदरिंग डाटा, डाटा जो कि हम जो भी हमने लिया होता है, और ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट। ठीक है, ऑब्जर्वर पार्टिसिपेंट के थ्रू जो है वो हम इसके अंदर डाटा ले लेते हैं। इंडक्टिवली से मुराद ये है कि इंडक्टिवली यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि ग्राउंडेड थ्योरी नाम से ही जाहिर है कि ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई है, डेवलप्ड थ्योरी है। तो फिर हम किस तरह से नई थ्योरी बना रहे हैं? हम इंडक्टिवली अप्रोच कर रहे हैं ना। इंडक्टिव अप्रोच ये होती है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक क्या चीज है? स्पेसिफिक ग्राउंडेड थ्योरी है जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि सारी पोस्ट बेसिक या पूरी दुनिया ने उसको फॉलो करना है। अब अगर पोस्ट बेसिक ने अपनी कोई थ्योरी निकालनी है तो वो इंडक्टिवली ग्राउंडेड थ्योरी से कोई नई थ्योरी निकालेगी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ग्राउंडेड थ्योरी। Phenomenology describe the structure of the experience
as they present themselves to consciousness without resources, without recourse to theory, डिडक्शन और assumption from other discipline. ठीक है, अब ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस को as they present themselves to consciousness. फिनोमिनोलॉजी नाम ही ये है कि हम नए फिनोमिना को, कोई भी चीज जो कि हमने नया स्ट्रक्चर जो एक्सपीरियंस किया, हमने उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, दूसरों के सामने कॉन्शियस से, लेकिन हमने उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई रिकोर्समेंट नहीं करनी थेरी की, ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच की, अजम्पशंस की फ्रॉम दी अदर डिसिप्लिन, दूसरे डिसिप्लिन से, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर को खुद, उस स्पेसिफिक फिनोमिना को खुद डिस्क्राइब करना है, लेकिन रिकोर्समेंट नहीं होगी दूसरी चीजों से. एथनोग्राफी फोकसेस ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ मीनिंग थ्रू क्लोज फील्ड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियो कल्चर फिनोमिना. टिपिकली द एथनोग्राफर फोकस ऑन ए कम्युनिटी, यानी डिफरेंट जो हमारे कल्चर्स हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, उन डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर बेस करते हैं जो हम नई स्टडी निकालते हैं, उसको एथनोग्राफी करते हैं. ठीक है, सोशियोलॉजिकल मीनिंग जो भी हमारी फील्ड ऑब्जर्वेशन में होती है ना सोशियो कल्चर फिनोमिना के अंदर, वो हमारी एथनोग्राफी होती है. एथनिक ग्रुप होता है ना, जैसे पठान है, सराइकी है, पंजाबी है, बलोची है, ठीक है, एथनिक ग्रुप, सही है, तो उस पे ऊपर ये बेस कर रहा होता है. हिस्टोरिकल में देखते हैं सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ डाटा. सिस्टमैटिक कलेक्शन है एंड ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन ऑफ डाटा है रिलेटेड टू पास्ट अकरेंस प्रीवियसली इन ऑर्डर टू टेस्ट हाइपोथेसिस concerning cause, effect or trend of these events that may help to explain present events and anticipate future events. यानी कि हम नए फिनोमिना को बैक टाइम में जाके देख रहे होते हैं, और बैक टाइम में जाके देखने के बाद हम स्टडी करते हैं कि क्या हमें नई चीज जो है वो इंटरप्रेट हो रही है. ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. मेन टाइप्स जो है क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन की क्या है और एनालिसिस की क्या है. Those who are not familiar with qualitative methodology may be surprised by the sheer volume of data and the detailed level of the analysis that results even when research is confined to a small number of objects. ठीक है, जब रिसर्च स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तक कन्फाइंड हो जाती है, तब वो कहता है कि इसमें बहुत शेयर वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है, यानी कि डाटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, डिटेल लेवल होता है एनालिसिस का. देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. इसमें 3 मेन मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के. इंटरैक्टिव या इंटरव्यूइंग. पहला क्या है, इंटरैक्टिव इंटरव्यूइंग. पीपल आस्क टू वर्बली डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना, यानी कि जनरली मैं आके इंटरव्यू करूं तो वो इंटरैक्टिव इंटरव्यू है, पहला मेथड है डाटा कलेक्शन का. दूसरा है रिटन डिस्क्रिप्शन बाय पार्टिसिपेंट. पीपल आस्क टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना, रिटन डिस्क्रिप्शन हम लेना शुरू कर देते हैं. नंबर 3 है ऑब्जर्वेशन. डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर. हम उनके वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर की ऑब्जर्व करते हैं, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो ये 3 मेथड है डाटा एनालिसिस के, सॉरी डाटा कलेक्शन के क्वालिटेटिव के अंदर. इंटरैक्टिव इंटरव्यू है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, और रिटन description है by hypothesis. Analysis begins when the data is first collected and is used to guide decision related to further data collection. ठीक है, एनालिसिस तब शुरू होता है जब क्या होता है, डाटा जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको यूज किया जाता है एज ए गाइड डिसीजन के तौर पे रिलेटेड टू फर्दर डाटा कलेक्शन के लिए. फर्दर डाटा कलेक्शन जब हमने करनी होती है. इन कम्युनिकेटिंग और गैदरिंग द डाटा, द रिसर्चर मस्ट मेक द प्रोसेस ऑफ द स्टडी accessible and write descriptively so take it knowledge may best communicated through the use of the rich and thick description. सही है, so इसमें ये क्या कहता है कि कम्युनिकेट करते हुए और गैदर करते हुए डाटा रिसर्चर को जरूर उस सारे स्टडी प्रोसेस को एक्सेसिबल बनाना चाहिए. एक्सेसिबल यानी कि पहुंच में बनाना चाहिए, ताकि वो जब चाहे उस चीज को डिस्क्रिप्टिवली अपने नॉलेज के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर सके और उसको डाटा रिच कर सके, नॉलेज रिच कर सके थ्रू थिक डिस्क्रिप्शन. थिक डिस्क्रिप्शन यानी उसके ऊपर डिटेल बात कर सके, ये नहीं कि सुपरफिशियल बस बात कर सके, उसका अपना नॉलेज अच्छा हो. क्वालिटेटिव रिसर्च फनल अप्रोच है. ये देख रहे हैं आप, फनल कैसी होती है, नीचे से उसका पैंदा चौड़ा होता है और ऊपर से जो होता है वो क्या होता है, तंग हो जाता है. तो पहले आप एक जर्नल रिसर्च क्वेश्चन निकालते हैं, फिर जर्नल रिसर्च, मिसाल के तौर पे जर्नल रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि जी इन 3 ब्रांड्स का पिज्जा बहुत अच्छा है. फिर आप कलेक्ट करते हो डाटा मैंने कलेक्ट किया, उन 3 ब्रांड से मैंने क्या किया, पिज्जा कलेक्ट किया.
ठीक है, और मैंने अपने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिए पोस्ट बेसिक की क्लास। नैरो रिसर्च क्वेश्चन, अब देखो कि मैंने क्या किया, उन 3 ब्रांड्स को ले लिया पिज्जा के, नैरो हो गया ना रिसर्च क्वेश्चन। एसएनसी से मैंने सिर्फ पोस्ट बेसिक को लिया, फिर मैंने कलेक्ट किया डाटा, उन जगह से मैंने क्या कर लिया, पिज्जा ऑर्डर करवा लिया, मंगवा लिया, नैरो रिसर्च। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इन लोगों की क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये तो थी मेरे पास क्या, इंडक्टिव अप्रोच, सॉरी डिडक्टिव थी, यानी कि मैं कहाँ से कहाँ गई, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चली गई। अब अगर मैं स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाती हूँ तो वो क्या होगी, वो फनल का मुंह ऊपर हो जाएगा, उसकी बेसमेंट नीचे आ जाएगी। स्पेसिफिक नैरो रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, इसमें स्पेसिफिक हो जाएगा, नैरो हो जाएगा रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, ब्रॉडर क्वेश्चन, कलेक्ट डाटा एंड देन ब्रॉडर, ठीक है, एमरजेंट डाटा बोलते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में ट्राइएंगुलेशन, ये एक कॉन्सेप्ट है, कहता है मेथड्स टू इनहेंस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, enhance accuracy of interpretation, confirm that the data collected is not due to chance or circumstances. ट्रायंगुलेशन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर उस डाटा की वैलिडिटी को, डाटा की रिलायबिलिटी को, उसकी इंटरप्रिटेशन को बार बार चेक रीचेक करने के लिए यूज किया जाता है कि क्या बाय चांस तो नहीं कहीं डाटा इकट्ठा कर लिया गया, या कोई सर्कमस्टांसेस इस तरह के तो इस बेस पे तो नहीं डाटा इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है, ट्रायंगुलेशन की उसने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, ठीक है, collect data in multiple ways from subjects, collect different kinds of data in multiple ways from multiple subjects, सही है। many interview teachers, principals and parents, collect data from multiple sources क्या है कि हम इंटरव्यू कर सकते हैं टीचर से, प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से। collect data in multiple ways from subjects, अब डिफरेंट सब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट से ले रहे हैं डाटा, उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है और ऑब्जर्व स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अब कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा, काइंड डाटे की बदल गई है, मल्टीपल वे में लिया जा रहा है और मल्टीपल सब्जेक्ट से लिया जा रहा है। वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। मे रिव्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, इंटरव्यू टीचर एंड स्टूडेंट, ये है ट्रायंगुलेशन। ये देखिए ट्रायंगुलेशन, ये ट्रायंगल बना हुआ नाम से जाहिर है, मल्टीपल डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज, मिसाल के तौर पे मल्टीपल काइंड ऑफ डाटा, ठीक है, ये सब्जेक्टिव डाटा, इसका सोर्स क्या है, डाटा स्ट्रेटजी क्या है, काइंड ऑफ डाटा क्या है, मल्टीपल डाटा सोर्सेज दोनों साइड। स्ट्रेंथ्स क्या होती है, एम टू अंडरस्टैंड मीनिंग, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंटरप्रिटेशन इन पर्टिकुलर सेटिंग। स्ट्रेंथ मतलब ये कि उस स्टडी की स्ट्रेंथ क्या है, उस कॉन्सेप्ट की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, बेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो एम उसका क्या है, अंडरस्टैंड करना, किस चीज को अंडरस्टैंड करना, मीनिंग को। इंटरप्रिटेशन इन पर्टिकुलर सेटिंग, पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर इंटरप्रेट करना सिचुएशन को और कंडीशन को। रिग्रेस एंड सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन, रिग्रेस और सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन होना एंड एनालिसिस ऑफन कॉन्करेंटली। डाटा रिच इन डिस्क्रिप्शंस, concept derived from data itself. Aims to explore and communicate, hypothesis generation, hypothesis बनाना, ठीक है। Needs for reflexive account tell how the study was done. इस तरह की रिफ्लेक्टिव स्टडी बनाना के बताना कि कैसे स्टडी की गई है, हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है, और कम्युनिकेट करना, एक्सप्लोर करना चीजों को। नीड फॉर ट्राइएंगुलेशन, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ट्राइएंगुलेशन में मैंने आपको यही कहा है कि डाटा को कैसे इंटरप्रेट किया गया है, ठीक है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, डाटा को बार बार चेक करना, वेरीफाई करना डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट बेस से, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं क्वालिटेटिव स्टडी के लिए। रिग्रेस जो होता है ना, वो ये होता है बेटा कि जब हम एक ही पॉइंट के ऊपर बार बार कोई भी चीज जो होती है वो बाइस क्रिएट कर रही होती है, या बाइस नहीं तो आप कह लें कि बार बार वो कंफ्यूजन का बाइस हो रही होती है। बाइस मतलब वो वाला बाइस, BIES बाइस, ठीक है, ठीक है। और मतलब हमारा व्यू कुछ और होता है, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, पार्टिसिपेंट का व्यू कुछ और होता है, और जो रिसर्चर है उसका व्यू कुछ और होता है। एक रिग्रेस इस सेंस में भी लिया जा सकता है, इस मीनिंग में भी लिया जा सकता है, यानी कि जब आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देती है पार्टिसिपेंट की और रिसर्चर की, उसे रिग्रेस बोलते हैं। दूसरा, वो बाइस भी हो सकती है चीज, यानी कि हम अपनी तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से, या अपनी फेवरेटिज्म या उसकी अनड्यू अगर हम उसकी कर रहे हैं, उसको फेवर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो रिग्रेस होता है, ठीक है।
उसके बाद चैलेंजेस में ये है कि क्वालिटेटिव स्टडी आपको पता है स्मॉल स्केल पे की जाती है। अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं या अगर मैं पिज्जा मंगवाती हूँ, एक तो ये है कि ये टाइम टेकिंग भी होती है और मनी कंज्यूमिंग भी होती है। ठीक है, पैसा हो तो ये होती है, वरना नहीं होती, कम ही होती है ज्यादातर जो सक्सेसफुल क्वालिटेटिव स्टडीज होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मैंने 3 डिफरेंट ब्रांड से पिज्जा मंगवाया पोस्ट बेसिकली एवेलुएट करने के लिए, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को स्टडी करने के लिए कि किस किस को कितना कितना किस लेवल पे पसंद है। अब मसला ये है कि मैं इतना पिज्जा डिफरेंट अच्छी ब्रांड का मतलब 11 लोगों के लिए ऑर्डर करना है, 3 डिफरेंट ब्रांड है, पार्टिसिपेंट मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा आखिर मेरे पैसे तो लग रहे हैं ना। या कोई भी आप में से अगर कोई स्टडी करना चाह रहा है क्वालिटेटिव, तो इतना अभी तो आप 11 हो, अगर 50 की क्लास है, 40 की क्लास है, मेरा नंबर जो है वो सैंपल साइज बढ़ जाता है, तो मुश्किल मेरे लिए है। सो स्मॉल स्केल स्टडी है, ये एक इसका कॉन्ट्राडिक्ट है, या कह लें कि इसका एक हॉल मार्क है कि स्मॉल स्केल पे करनी पड़ती है। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, जारी बात है, उसका काउंट छोटा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। जितना सैंपल बड़ा होगा उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस अच्छी होगी। रिप्रेजेंटेटिवनेस अच्छी होने से मुराद ये है कि उसकी जनरलाइजेबिलिटी होगी। ठीक है, इसमें बाइस के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिलेक्टिव हो जाते हैं, फेवरेटिज्म में आ जाते हैं, रिग्रेसली बिहेव करते हैं। एक्सेस टू सैंपल मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इतना टाइम कौन दे कि जा जाके बैठे उसकी क्वालिटी को टेस्ट करे, 3 डिफरेंट सेशन में करे, 2 में करे, 6 में करे, बार बार करे, ताजा बनवाया है, ठीक है, या कह ले कि क्वालिटी थोड़ी बेहतर करके चेंज करके। रिकॉर्ड कीपिंग इसमें मुश्किल होती है, और डाटा रिडक्शन इसकी मुश्किल, और फर्दर कम कर दो डाटा तो पीछे बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च्ड, ठीक है, अगर तो रिलेशनशिप बन जाए रिसर्चर और रिसर्च के दरमियान में, तो वो चीज चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि हम लोग बायसनेस की तरफ चले जाते हैं, फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, यानी कि इसके अंदर खुद रिसर्चर और पार्टिसिपेंट पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्सेज नहीं इन्वॉल्व होते, बल्कि वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी है ये। रिलायबिलिटी कम हो जाती है, वेरिफिकेशन यानी कि ये क्या चीज है, ये दोनों वेरिएबल ट्राइंगुलेशन के अंदर आ जाते हैं, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। डिफिकल्टी इन स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन, जनरलाइजेबिलिटी नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया सैंपल साइज कैलकुलेशन छोटी होती है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसकी पॉपुलेशन छोटी है, पॉपुलेशन लार्ज नहीं है, इसी वजह से लार्ज जो स्टडी है वो हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। आगे आ जाती है मिक्स मेथड, जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होती है। इस स्टडी ऐसी रिसर्च जिसमें क्वालिटेटिव आधा पार्ट हो और आधा पार्ट उसका क्वांटिटेटिव हो, उसे मिक्स मेथड स्टडी कहते हैं, या मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। तो बिफोर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव से पहले टू डेवलप हाइपोथेसिस, जब भी हमने क्वांटिटेटिव स्टडी स्टार्ट करनी है तो हमें हाइपोथेसिस बनाना है, एक्सप्लोर करना है कॉन्सेप्ट्स को, डिफाइन करना है टर्मिनोलॉजीज को, डिस्क्राइब करना है, ये 4 चीजें हमने करनी है। क्या क्या करना है, हाइपोथेसिस बनाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आगे अलोंगसाइड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेन भी करना है, इल्यूमिनेट भी करना है, क्वालिफाई और इलस्ट्रेट भी करना है, स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो बात कर रहा है। आफ्टर क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आर अवेलेबल, क्वांटिटेटिव के बाद रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, कैसे, टू फॉलो अप सब ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने सब ग्रुप लिया हुआ है अपने इंटरेस्ट का, आपने उसको फॉलो अप के भी लिए तो बुलाना है ना, कि आप फलानी डेट को आए, फलानी डेट को आए। एक्सप्लोर अनएक्सप्लेन्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, कुछ वेरिएबल ऐसे होंगे कि जिनके दरमियान में रिलेशनशिप आपका डेवलप नहीं हुआ होगा या नहीं बना होगा, सो आप एक्सप्लोर करते हो किसको, अनएक्सप्लेन्ड स्टैटिस्टिकल वेरिएबल्स को या रिलेशनशिप को। फिर है इल्यूमिनेट डिसीजन प्रोसेसेस, और क्या करते हो आप, इल्यूमिनेट करते हो डिसीजन प्रोसेसेस को, जो आप भी आपने किया होता है। उसके बाद ये आपकी मिक्स मेथड स्टडी, बस यहाँ तक ये खत्म हो गई है। अब मुझे बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन है पोस्ट बेसिक तो मुझसे पूछें आप। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्वालिटेटिव स्टडी, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछें, ये आपका क्विज सेशन है। चैलेंजेस में कोई देखें, कोई पॉइंट आपको जो कि ना समझ आया हो, चैलेंजेस में देख लें, स्ट्रेंथ्स में देख लें, स्ट्रेंथ में नहीं तो ट्रायंगुलेशन देख लें। मुझसे मतलब 7 स्टूडेंट प्रेजेंट है, 7 के सातों को अगर समझ आइए तो सातों के सातों का क्विज मैं अभी ले लेती हूँ।
ये बहुत पूछा जाता है कि मेन मेथड्स क्या है डाटा कलेक्शन के क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत इजी है लेकिन अक्सर लोगों को भूला होता है। इंटरैक्टिव इंटरव्यूइंग है आपकी, डिटेल डिस्क्रिप्शन है और ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसके अलावा हाँ जी, सो रहे हैं सारे या किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? बहुत अफसोस की बात है वैसे। मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, आप सबकी एब्सेंट मार्क करवा दूंगी अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन ना पूछा तो। मेन टाइप्स जो है क्वालिटेटिव की, बेटे इसकी हबीबा, आपकी स्लैम के ऊपर सारी पीपीटीज तो होती हैं शेयर। आपको किसने कहा है कि स्लैम के ऊपर आपकी पीपीटीज शेयर नहीं होती? क्या आपको स्लैम के ऊपर पीपीटीज नहीं मिलती हबीबा? कितने बच्चे हैं जिनको स्लैम के ऊपर नहीं मिल रही पीपीटीज? टाइप्स मैं करवा देती हूँ रिवाइज, मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को नहीं मिल रही। वहां पे तो सारी की सारी आपकी अपलोडेड है। क्या किसी को भी नहीं नजर आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई लेक्चर भी नहीं अपलोड हुआ हुआ आपका रिसर्च का, नर्सिंग रिसर्च का कोई लेक्चर नहीं अपलोड हुआ हुआ अपना? कोई और भी बताए नहीं हुआ हुआ क्या अपलोड आपका लेक्चर? ये वाली नहीं मिली, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की नहीं मिली? चले मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की कर देती हूँ। सादिया कह रही है कि सारी स्लाइड्स हैं मैम। सिद्रा भी कह रही है। अब मैं किसकी बात पे यकीन करूं? इसका मतलब मैं तो साथ साथ करती हूँ ना। मैं तो साथ साथ करती हूँ। चले मैं देख लेती हूँ, अगर नहीं है तो मैं कर देती हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च की कर देती हूँ। इस वीक में आपकी रिसर्च की और कोई क्लास हुई है पहले? पहले कौन सी हुई है आपकी इस वीक में जो रिसर्च की क्लास हुई है आपकी? वो मुझे बताएं। सिद्रा आपकी इस वीक में रिसर्च की क्लास हुई है? मैंने पहले जो टॉपिक पढ़ाया माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई है ना आपको पिछले वीक, मैंने रिसर्च तो नहीं पढ़ाई। मैं कर देती हूँ, मुझे ये बताएं, ये वाली तो मैं कर देती हूँ कि पिछले वीक आपको, ये इस वीक में आपको मैंने माइक्रोबायोलॉजी की क्लास पढ़ाई थी या रिसर्च की पढ़ाई है? ये बताएं मुझे हबीबा। कौन सी क्लास हुई है इस वीक? कोई क्लास नहीं हुई, जब से मंडे को कोई क्लास नहीं थी आपकी मेरे साथ। कौन सी हुई है? मंडे को कोई क्लास नहीं? मंडे को किस टॉपिक पे बात हुई थी हमारी? मंडे को जो टॉपिक की बात हुई थी? कल क्या टॉपिक था आपका? कल का टॉपिक बताएं मुझे। कल का टाइप्स ऑफ रिसर्च था। चलें ठीक है, कल का टाइप्स था, मैं टाइप्स भी कर देती हूँ अपलोड आपको। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च में केस स्टडी आ जाती है, ग्राउंडेड थ्योरी आ जाती है, फिनोमिनोलॉजी आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है और हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है। एक दो तीन चार पांच। कल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज पढ़ा था या टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज तो है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का भी लेक्चर लगा हुआ है, एपिडेमियोलॉजिकल का भी लगा हुआ है। में टाइप्स ऑफ रिसर्च अपलोड है क्या? सिद्रा आप बताएं कि एपिडेमियोलॉजिकल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अपलोड है या नहीं है? सिद्रा बताएं मुझे।
और टाइप्स ऑफ रिसर्च का अगर हुआ है तो इन दो का बताएं, डिस्क्रिप्टिव और उसका। आज वाला मैं कर देती हूँ, मुझे डिस्क्रिप्टिव और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का बताएं, वो अपलोड है या नहीं। सिद्रा। अच्छा, केस स्टडी में मैंने आपको कहा था कि एक सिंगल केस होता है जिसके ऊपर हमने डिटेल डेप्थ में जाके बात करनी होती है, डिटेल बात करनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस कर रहा होता है। द केस कैन बी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, इवेंट हो सकता है, ग्रुप हो सकता है और इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में आप क्या करते हो, आप डाटा, देयर इज ए डेवलप्ड इंडक्टिव फ्रॉम ए कॉर्पस ऑफ डाटा एक्वायर्ड बाय पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। मतलब आप यानी कि आप क्या करते हो, डाटा को एक्वायर करते हो और उस डाटा से एक नई थ्योरी जनरेट करते हो, पहले से मौजूद थ्योरी से, उसे ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। आगे आ जाता है फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी में जो है वो आप क्या करते हो कि एक नया फेनोमेना आप बनाते हो, लेकिन उस नए फेनोमेने की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप कोई भी डिडक्शन, डिडक्टिवली कोई भी थ्योरी, कोई भी एजम्पशन, इस तरह की चीजें यूज नहीं करते हो। इस तरह की चीजें नहीं आप यूज करते हो, ठीक है। और आप फिनोमिनोलॉजी में भी मतलब कि आपने उस फिनोमिना के एक्सपीरियंस को, उसके स्ट्रक्चर को आपने खुद से बताना होता है। प्रीवियसली चीजों को आपने बेस बना के उसके अंदर एजम्पशंस ऐड नहीं करनी होती है किसी और डिसिप्लिन से। एथनोग्राफी के अंदर क्या होता है, एथनोग्राफी में ये होता है कि आप ऑब्जर्वेशन पे लेके जाते हो, डिफरेंट एथनोग्राफिक जो ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी आप करते हो, ठीक है। जैसे कि पठान है, बलोची हैं, ठीक है, पंजाबी हैं, इस तरह से। हिस्टोरिकल में ये होता है कि जितनी भी प्रीवियसली स्टडी हुई होती है उस प्रीवियसली स्टडी को आप प्रेजेंट स्टडी के साथ कंपैरिजन में रखते हो, और कंपैरिजन में रखने के साथ आप क्या करते हो कि आप नई जो कह लें कि अजम्पशंस हैं, ये इंटरप्रिटेशंस हैं, वो निकालते हो आप प्रीवियस रिसर्च से। हिस्टोरिकल यानी कि कह लें पास्ट से आप इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। हाँ जी, एनी वन, एनी एल्स प्लीज, एनी एल्स क्वेश्चन। हाँ जी, किसका सवाल था, और कौन पूछ रहा था कुछ। मिड टर्म, हाँ जी बेटे, ऑनलाइन है, आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मिड टर्म आपके अच्छा खासा टफ होगा, नॉट अ इजी टास्क, रिसर्च का भी और माइक्रोबायोलॉजी का भी। लिहाजा किसी ने इस खुशफहमी में नहीं रहना। आपने मुकम्मल जो भी आपकी, जितना भी आपको कोर्स टिल डेट तक, कल तक की डेट में पढ़ाया जा चुका है, मैंने इसीलिए अब रिवीजन सेशन इसीलिए स्टार्ट कर दिया है कि मैं आगे ना पढ़ाऊं, कुछ नया मैं आपको ना पढ़ाऊं, ठीक है। नया पढ़ाने से ये होगा कि आप लोगों को पिछला भी जो है वो चीजें कवर नहीं आप कर सकेंगे या भूल जाएंगे। सो आपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उसको ही आपने अब्जॉर्ब करना है और मैक्सिमम अब्जॉर्ब करना है, ठीक है। रिसर्च की क्या, रिसर्च की कोई इतनी टेंशन नहीं है, आप उसको डिटेल में पढ़ें, कोई इसका मसला नहीं है। जो नहीं समझ आता, मैं इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन सेशन लास्ट 10 मिनट में मैं क्यों रखती हूँ, या 15 मिनट में मैं इसीलिए करती हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। मैं बार बार पीछे स्लाइड्स करके आपको बताने का क्या मकसद है, यही मकसद है ना। तो आप लोग टेंशन लेने की बजाय ना मुझसे क्वेश्चन किया करें, चीजें जो है वो इसी तरह से
आपस में डिटेल में इस टाइम हम सारे बैठे हुए हैं, तो आपको चाहिए, नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। इसके बेटे जितनी आपको ये पीपीटीज पढ़ाई है ना मैंने, इसमें से ही आएंगे पेपर सेपरेट। मतलब जितना भी आपका उसका पोर्शन का होगा, उस पोर्शन का आपका अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी टाइमिंग और उसका वो सारा कुछ सेट कर दिया जाएगा। आपने वो गिवन टाइम के अंदर गिवन डेट में आपने उसको मार्क करके भेजना होगा, तो ऑलरेडी ऑनलाइन जो है वो आपका रिजल्ट को शो कर देगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है या क्या है वो सारा कुछ। ठीक है, इसका क्वांटिटेटिव रिसर्च का कह रही है, क्वालिटेटिव का? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव की बात कर रही है? चले आप इसका नेक्स्ट रिसर्च का टेस्ट आपका आना तो है, जो आपका टेस्टों का जो टाइम टेबल आपका बना है उसमें आपका टेस्ट आना है, वो मैं अपलोड कर दूंगी आपको। ठीक है, एक कल कल नहीं तो परसों मैं आपको अपलोड कर दूंगी, वो आप मुझे वीकेंड पे मार्क करके भेज दे। ठीक है, स्लम के ऊपर ही मैं कर दूंगी, डोंट वरी। हाँ जी, मैं एक इसका आपका रफली जो है ना वो ले लूंगी किसी भी टॉपिक पे, इससे रिलेटेड टॉपिक जितने पढ़े हैं ना हमने उनमें से ही मैं लूंगी। चलें ठीक है, इसकी एक हम एक्सरसाइज मैं करवा दूंगी स्लैम के ऊपर ना आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सही है, और कोई कंफ्यूजन? स्लैम के ऊपर ही मैं अपलोड कर दूंगी, तो फिर सारे आप लोगों में टाइम भी सेट कर दूंगी, डेट भी सेंड कर दूंगी। उस टाइम पे उस डेट पे वो मैं आपको वीकेंड में भेजूंगी, ताकि आप लोग माइंड फ्री पीस ऑफ माइंड के साथ वो मुझे सेंड कर करें, आप रिलैक्स होके करें। ठीक है, तो वीकेंड आप अवेल कीजिएगा और उसको टेस्ट को कीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेक हो जाएगा, तो पता चल जाएगा। सही है, उसकी कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें से मुझे बताएं कि कोई सवाल। इवनिंग चले, हाँ इवनिंग में ही रखूंगी, वो ठीक है, वो कोई मसला नहीं, इवनिंग में मैं रखूंगी, वो इश्यू नहीं है। अब कोई इसमें से क्वेश्चन जो आपको ना समझ आ रही हो? वीकेंड पे डेट क्या बन रही है हमारी, मुझे ये बताएं जरा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग सेट करूं। वीकेंड की डेट जरा मुझे बताएं। आज 30th है ना, तो वीकेंड की डेट मुझे बताएं, ताकि फिर मैं उस पे ही रख लूंगी वीकेंड की डेट पे। 4 और 5 बन रही है। चले 4-5 को मैं रख दूंगी, कि 4 और 5 बन रही है तो सही है। 4 और 5, 4-5 में ही मैं रख दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, वीकेंड में ही होगा, डोंट वरी एट ऑल। बस आप लोग रेडी रहे मिड टर्म के लिए ना, रेडी, इसके डेली बेसिस के ऊपर एक आधा लेक्चर जो मैं रिवाइज कराऊं उसको साथ साथ रिवाइज किया करें। ये नहीं कि मैं ऑनलाइन होना बंद हुई हूँ तो आप लोग भी बंद हो गए हो, समझ आई है ना? साथ साथ आपने अपना सेशन जो है वो उसको कंप्लीट करना है। मुझे आपका 95% चाहिए बोथ सब्जेक्ट्स। आपके एडवाइजर कौन है? आपके एडवाइजर सर फैसल है? 4-5 दोनों वीकेंड है ना सादिया, 4 और सैटरडे संडे। वो ठीक है, टाइमिंग मुझे समझ आ गई है। 4 को या 5 को, दो हो सकता है दोनों दिन के लिए मैं दे दूं, 4 का भी और 5 का भी, और इसका भी दूसरे का भी। ठीक है, बाकी आप अपना स्केड्यूल वगैरह उनके साथ डिस्कस कर लें। मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो हमारा ग्रुप बना है पोस्ट बेसिक का, उसके ऊपर जो भी आपने बात करनी है मेरे साथ करें। आई एम अवेलेबल इन योर कॉलेज टाइम। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, कोई परेशानी की बात नहीं है, पीस ऑफ माइंड से रिलैक्स होके पढ़े, कोई मसला नहीं है। अब बताएं, इज देयर एनी क्वेश्चन?